हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट का अगला पार्ट। आज हमें देखना है इस वीडियो में क्रेडिट किसे कहते हैं और क्रेडिट की डिफिनीशन क्या होती है, क्या टाइप्स होते हैं और क्या सोर्सेज होते हैं और किस तरह से हमें ये मिलता है बैंक से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट की डिफिनीशन से व्हाट इट सेज, इट इज़ बेसिकली मीन्स द लोन। क्रेडिट का सिंपल मीनिंग अगर हम समझें तो इससे हम समझ सकते हैं लोन से, कि जो लोन हमें देती है बैंक या कोई भी व्यक्ति जो हमें लोन या उधार देता है उसे हम क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर with money, goods and services in return for the promise of future payment। क्रेडिट जो है वो एक तरह का समझौता कहा जा सकता है जिसमें देने वाला देता है लेने वाले को पैसे, वस्तुएं या सेवाएं और बदले में लिखवाता है या एक रिटन एग्रीमेंट साइन होता है, उस एक प्रॉमिस लेता है कि वो देने वाला जो है उससे फ्यूचर में पेमेंट वापस मिल जाएगी। सिंपल है कि आज हमने किसी को चीज़ें दी हैं तो हम इस विश्वास पे या एक रिटन एग्रीमेंट उससे साइन करा लेते हैं कि वो फ्यूचर में हमें चीज़ें वापस करेगा। तो ये जो दिया जा रहा है इस प्रोसेस को ही कह रहे हैं हम क्रेडिट, यानी कि उधार। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं व्हाट आर द 5 C's ऑफ क्रेडिट। तो 5 C's जो है क्रेडिट के वो है फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड वन इज़ कैपेसिटी, थर्ड वन इज़ कैपिटल, फोर्थ वन इज़ कंडीशन एंड लास्ट वन इज़ कोलेट्रल, जिसके बिना हमें लोन मिलता नहीं है या क्रेडिट मिलता नहीं है। इसे हम डिटेल में समझते हैं। ये एक माइंड मैप था, इसको आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कोलेट्रल। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसे डिटेल में देखते हैं तो हमें समझ में आएगा। कैरेक्टर का मीन्स है जो बोरोवर है, हमारा पैसे उधार लेने वाला है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, गुडविल कैसी है। अगर उसके ऊपर पहले से कोई उधार चल रहा है तो क्या उसने उसकी पेमेंट की है कि नहीं की है, या हम जो जिसको उधार दे रहे हैं वो हमें फ्यूचर में पेमेंट वापस करेगा कि नहीं करेगा, उसका कैरेक्टर कैसा है। जितना अच्छा कैरेक्टर होगा लोन मिलना उतना ही आसान होगा। ऑब्वियसली बात है, हम किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे तो नहीं देंगे जो पैसे लेने के बाद हमारे पैसे वापस ना करे। Second one says capacity. Capacity means it measures borrower's ability to repay a loan. जिसको हम उधार दे रहे हैं उसकी क्षमता क्या है। सपोज हम किसी को 10 रुपये दे रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो 10 रुपये हमें वापस कर पाएगा निश्चित समय में या नहीं। या हम किसी को 10 लाख दे रहे हैं तो वो उस पैसे से ऐसा क्या करेगा जिससे उसको फ़ायदा ही हो और वो पैसे फ्यूचर में हमें वापस कर पाए। अब हर बार तो ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर बिजनेस कर रहा है या व्यापार कर रहा है तो उससे फ़ायदा ही हो और वो पैसे वापस कर पाए। इसके लिए हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, कोलेट्रल। बैंक कुछ सिक्योरिटी रखती है अपने पास। जब हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे बदले में कोई चीज़ या असेट अपनी हमारे पास रखने के लिए कहता है। बैंक कहता है कि आपको अपने घर के कागज़ या गोल्ड या एट्सेट्रा, बॉन्ड या LIC पॉलिसी वगैरह कुछ ली हो तो वो आपको एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी पड़ेगी, जिससे मान लीजिए अगर आपको नुकसान होता है और आप पैसे वापस नहीं कर पाते हो तो बैंक उस कोलेट्रल को सेल करके अपना नुकसान या अपने पैसे वापस ले ले। थर्ड वन सेज कैपिटल। कैपिटल मीन्स कैपिटल मीन्स कंसिडरेशन ऑफ मनी पुट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब है कि जब आप 100 रुपये का व्यापार करने जा रहे हो तो बैंक आपको कभी भी 100 रुपये पूरे लोन में नहीं देगा। बैंक हमेशा आपको 80 से 90% ही देगा और कहेगा कि आप 10 से 20% अपने पास से पैसे लगाओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक चाहता है कि जब पूरा पैसा हम ही दे देंगे तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाओगे कि हमारा तो पैसा लगा ही नहीं है। ऐसा ना हो इसलिए बैंक ये करता है कि कुछ पैसे आपसे भी इन्वेस्ट करवाता है, जिससे आपका जो इंटेंशन या आपकी जो इंटेंसिटी है टुवर्ड्स योर अचीवमेंट या टुवर्ड्स योर बिजनेस वो बनी रहे। यानी कि थर्ड पॉइंट कैपिटल बस इतना कह रहा है कि बैंक चाहता है कि पूरे पैसे उसको ना देने पड़े, कुछ पैसे जो बोरोवर है वो अपनी तरफ से इन्वेस्ट करे बिजनेस में, जिससे दोनों की ही जिम्मेदारी टुवर्ड्स द बिजनेस बनी रहे। एंड लास्ट पॉइंट द कंडीशंस। कंडीशन से हाउ द बायर इंटेंस टू यूज़ द मनी। हमेशा जब आप बैंक के पास जाओगे तो बैंक आपको, जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं बेसिक एजुकेशन लोन का, तो एजुकेशन लोन सपोज आपने लिया 10 लाख का, तो बैंक कभी भी आपको 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं देगा। बैंक जो है वो जैसे जैसे आपके कॉलेज की फ़ीस आएगी वो पैसे कॉलेज की फ़ीस या हॉस्टल की फ़ीस के नाम पर कॉलेज या हॉस्टल वालों को दे देगा आपकी तरफ से।
तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि बैंक हमेशा ये जानना चाहता है कि जो पैसा आप उससे ले रहे हो वो आप किस तरह से खर्च करोगे। आई होप ये 5C जो है क्रेडिट के, ये आपको समझ में आ गए होंगे। कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेट्रल एंड कंडीशन। यहाँ पर जो कोलेट्रल पॉइंट आया है फोर्थ, इसको हम डिटेल में देखते हैं अब आगे। कोलेट्रल, व्हाट इज कोलेट्रल? कोलेट्रल मीन्स इट इज अ सिक्योरिटी प्लेस्ड एज अ गारंटी फॉर रिपेमेंट ऑफ अ लोन। यह एक तरह की सिक्योरिटी होती है जिसे गारंटी के तौर पर रखा जाता है देने वाले के पास, जिससे कि हम लोन वापस चुकाएं। अगर नहीं चुकाएंगे तो वो कोलेट्रल फिर जो लेंडर है उसी का हो जाएगा। इट इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स। ये वह संपत्ति होती है जो पैसे लेने वाले के नाम पर होती है या पैसे लेने वाले की होती है। एंड यूजेस दिस एज अ सिक्योरिटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। और इसे सुरक्षा के तौर पर लेंडर यानी पैसे देने वाले के पास रखा जाता है जब तक कि लोन पूरा वापस ना हो जाए। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर सपोज कोई पर्सन है ए, वो बी को लोन देता है तो बी को अपनी कोई चीज़ ए के पास रखनी पड़ेगी और वो चीज़ ए के पास तब तक रहेगी जब तक बी अपना लिए हुए पैसे यानी कि लोन पूरा वापस ए को नहीं कर देता है। इफ़ द लोन इज़ नॉट पेड, और अगर बी लोन वापस नहीं कर पाता है, लेंडर हैज़ राइट, तो पैसे देने वाले के पास अधिकार होता है कि वह सेल कर सके या बेच सके कोलेट्रल को या उस संपत्ति को। इसे हम समझते हैं एक सिंपल डायग्राम से। कोलेट्रल व्हाट? कोलेट्रल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी और असेट ओन्ड बाय बोरोवर। ये चीज़ याद रखिएगा। जब कोई व्यक्ति जाता है लोन लेने बैंक के पास, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि बैंक से लोन जो है मिल रहा है व्यक्ति को, लेकिन जो व्यक्ति है उसकी संपत्ति जो है, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे घर लिया गया है, वो घर जो है वापस चला जाता है, वो घर जो है एज अ सिक्योरिटी किसके पास चला जाता है? बैंक के पास। तो इस फिगर से इजिली आप समझ पा रहे होगे लोन बैंक से व्यक्ति को मिल रहा है, पर्सन को मिल रहा है, और पर्सन की जो असेट है वो एज अ कोलेट्रल बैंक के पास जा रही है। अब दो तरह के लोन होते हैं, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड, यानी कि एक फॉर्मल सेक्टर का लोन और एक इनफॉर्मल सेक्टर का लोन। जो फॉर्मल सेक्टर का लोन होता है उसमें कोलेट्रल देना पड़ता है, जो इनफॉर्मल सेक्टर का लोन होता है उसमें कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है। यह भी हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। सिक्योर्ड लोन जो होता है उसमें लोन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। जितनी ज़्यादा संपत्ति आप ओन करते हो उतनी ज़्यादा आपको प्राइज मनी एज आ लोन मिल सकती है बैंक की तरफ से, और इसमें इंटरेस्ट रेट भी बहुत लो रहता है। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं इसमें कोई भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है। लोन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, छोटा ही मोटा लोन मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट उस पर हाई रहता है। इसीलिए आज के टाइम पे लोग सिक्योर्ड लोन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे कंडीशन है जब आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो। जो बोरोवर है मिसेस पेमेंट, बोरोवर जो है अगर वो पैसे नहीं दे पाता है देन द हाउस या कोलेट्रल जो होता है वो लेंडर के पास चला जाता है एंड लेंडर हैज राइट टू सीज द प्रॉपर्टी, यानी बैंक के पास अधिकार होता है कि वो घर जो है अपने नाम पर या उसे बेचकर पैसे अपने वापस ले ले। तो ये फिगर हमें लगता है काफ़ी हेल्प करेगा आपको समझने में कि कोलेट्रल किस तरह से वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है शर्तें। जो क्रेडिट हैं, जो उधार आपको मिल रहा है उसकी क्या नियम और शर्तें हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, असेट, पेपर वर्क। रेट ऑफ इंटरेस्ट की कितना ब्याज मिलेगा ये भी हम लोन लेने से पहले ही तय कर लेते हैं। असेट, कितनी संपत्ति या क्या संपत्ति हमें रखनी पड़ेगी। पेपर वर्क, जो लिखा पढ़ी का काम होता है, जो सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं वो पहले ही हम लोग कर लेते हैं। एंड रिपेमेंट चुकाएंगे, यानी कि हर महीने कितनी ईएमआई बनेगी, या हम 6 महीने में एक बार देंगे, या हम जल्दी पेमेंट कर देंगे। ये सब चीज़ें पहले ही डिस्कस कर ली जाती हैं और ये सब मिलाकर क्या कहलाती हैं? टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इट वेरीज, लेकिन ये याद रखिएगा, इट वेरीज फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। एक व्यक्ति या एक बैंक या दूसरे बैंक में जाने पर इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट, इन नियम व शर्तों में हमें अंतर देखने को मिलेगा। जैसे हम सपोज एसबीआई के पास जाएं तो उनका हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अलग हो, पीएनबी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो। पीएनबी वाले जो है वो हमसे असेट ज़्यादा संपत्ति की ना मांग रहे हो, एसबीआई वाले ज़्यादा संपत्ति की मांग रहे हो। पेपर वर्क हो सकता है, आपने देखा ही होगा बहुत सारे टीवी एडवर्टाइज आते हैं कि 10 मिनट में पाएँ लोन ईजिली, सिर्फ आधार कार्ड से लिंक है ना। तो हर बैंक का अपना अपना टर्म ऑफ क्रेडिट होता है, हर बैंक के अपने अपने नियम व शर्तें होती हैं।
इजली अगर हम पॉइंट में देखें ऐसे तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो पहला है कोलेटरल सिक्योरिटी, जो आप बैंक के पास रखोगे एज अ सिक्योरिटी कोलेटरल, जिसके एवज में या जिसके बदले में आपको लोन मिल रहा है। सेकंड वन इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड विच इज पेपर वर्क, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। थर्ड वन इज टर्म्स ऑफ लोन, नियम व शर्तें कि किस तरह से लोन आपको मिलेगा, कितनी किस्तों में मिलेगा और किस तरह से आप पर मंथ कितनी किस्तें जमा करोगे या कितने रुपए कितनी अमाउंट की किस्त आपकी बनेगी। फोर्थ वन इज मोड ऑफ रिपेमेंट, आप पैसे किस तरह से चुकाओगे, पैसे किस तरह से चुकाओगे, मतलब आप ईएमआई दोगे हर महीने, या जैसे एजुकेशन लोन का एग्जांपल फिर से लेते हैं। अगर सपोज आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आपको लोन लेने के तुरंत बाद ही रिपेमेंट नहीं करना होता है, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके 1-2 साल बाद तक आपको मौका लग जाए, उसके बाद आप ईएमआई पे करो, ठीक है। तो मोड ऑफ रिपेमेंट क्या रहेगा, ये हर बैंक का अलग अलग होता है कि कितने टाइम बाद आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। एंड लास्ट वन सेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग होता है। जैसे सपोज आपने अगर पर्सनल लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, एजुकेशन लोन लिया है तो इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होगा। और इंडिया में अगर हम बात करें तो जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है केसीसी, उसका इंटरेस्ट रेट और भी कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे सस्ता लोन केसीसी ही है इंडिया में। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़ अलग अलग होता है हर लोन का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू सोर्सेज ऑफ क्रेडिट 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। कैसे लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में वो देख लीजिए। 2 कैटेगरीज और सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर, फर्स्ट वन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वो होता है जिसमें आपको कोलेटरल रिक्वायर होता है, प्लस पेपर वर्क रिक्वायर होता है, प्लस आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम देना पड़ता है। यही पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, समझ लेते हैं जल्दी से। दे चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगता है, इसीलिए लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग ले नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास एज अ सिक्योरिटी रखने के लिए कोई कोलेटरल नहीं होता है। एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट इज़ ईजी, और जो पैसा है चुकाना वो आसान होता है क्योंकि ईएमआई बहुत ज़्यादा पैसे की नहीं बनती हैं, आप हर मंथ कुछ कुछ पैसे करके आराम से रिपे कर सकते हो अपने लोन को। Second point is they keep a collateral from the borrowers for granting loan. जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं वो कोई ना कोई कोलेटरल अपने पास रखते हैं फ्रॉम द बोरोवर्स, पैसे लेने वाले से, फॉर ग्रांटिंग लोन, पैसे देने के लिए। थर्ड पॉइंट इज आरबीआई सुपरवाइज इट्स फंक्शनिंग। जितने भी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं वो सभी सुपरवाइज किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। हमने आपको बताया था जितनी भी बैंक्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये सब अब किसके सुपरविजन में काम करती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अदरवाइज अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो सेबी के, SEBI सेबी के सुपरविजन में तो रहती ही रहती है। लास्ट पॉइंट सेज अर्बन हाउस होल्ड्स आर लार्जली डिपेंड ऑन दिस। शहरों में हमने आपको बताया लोग पढ़े लिखे होते हैं, पेपर वर्क ईजिली कर लेते हैं, घबराते नहीं हैं और उनके पास कोलेटरल भी होता है कुछ ना कुछ रखने के लिए, जिसकी वजह से अर्बन हाउस होल्ड जो है वो ज़्यादा संख्या में डिपेंड रहते हैं फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। एग्जाम्पल अगर इससे हम देखें तो दे इंक्लूड बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जितने भी हैं यही हमारे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं। Next says second type of source of credit is informal source of credit. First point says they charge higher rate of interest and the mode of repayment is very harsh. आपको लोन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट का नहीं मिलेगा, प्लस जो इंटरेस्ट ऑफ रेट होगा वो भी, और जो मोड ऑफ रिपेमेंट होगा वो भी बहुत ज़्यादा हार्श होगा। अगर आपको क्लास 9th की स्टोरी याद हो विलेज ऑफ पालमपुर की, तो आपको याद होगा जो उसमें स्मॉल फार्मर था उसे बिग फार्मर से लोन लेना पड़ता था, बिग फार्मर से लोन लेना पड़ता था और बदले में हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता था, प्लस उसके खेत जो बिग फार्मर होता था उसके फार्म्स पे जाकर काम भी करना पड़ता था, एंड बिलो द मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब था उससे कम वेजेस पे काम भी करना पड़ता था। यानी कि मोड ऑफ रिपेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श होता था। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विलेज ऑफ पालमपुर आपको याद आ जाएगा। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो है वो बहुत ही हार्श होता था हायर इंटरेस्ट रेट के साथ में। बट इसका फ़ायदा क्या होता था, लोग लेते क्यों हैं? फिर लेते इसीलिए हैं कि बिकॉज दे हैव नो कोलेटरल टू पुट एज अ सिक्योरिटी। कोलेटरल की ज़रूरत होती नहीं है इसमें, और जो स्मॉल फार्मर्स होते थे उनके पास कोलेटरल होता भी नहीं था एज अ सिक्योरिटी रखने के लिए। थर्ड पॉइंट से देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज इट्स फंक्शनिंग। इनफॉर्मल सोर्स में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नियंत्रण रखती हो, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कंट्रोल करती हो इनको। आप अपने चाचा मामा या किसी भी रिलेटिव या किसी भी कलीग या किसी से भी आप पैसे उधार ले सकते हो, और ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में ही आएगा। तो इतने वेरियस
टाइप, इतने वेरियस मोड होने की वजह से इनको सुपरवाइज करने के लिए एक बॉडी होना या एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। फोर्थ वन सेज एंड ऑल्सो पेपर वर्क होता नहीं है, तो आप बिहाफ किसके बिहाफ पर इंक्वायरी या जांच करोगे। फोर्थ पॉइंट सेज पुअर हाउस होल्ड्स आर लार्जली डिपेंड ऑन दिस, जो गरीब परिवार होते हैं जिनके पास कोलेट्रल नहीं होता है वही इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं। लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट जो है रीच, जो एक्सेस है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का, वो इंक्रीज कर रही है, और जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन या कोलेट्रल नहीं है उनको बिना सिक्योरिटी के भी लोन देने की कोशिश कर रही है। लास्ट पॉइंट सेज दे इंक्लूड, एग्जांपल्स हैं यहाँ पर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के, क्या होंगे, मनी लैंडर्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा, जो पैसे देने वाले देखा होगा पुरानी पिक्चरों में आते हैं, जो गांव के बिग फार्मर्स या पैसे देने वाले होते हैं वो, और रिलेटिव्स या रिश्तेदारों से हम लोग कभी कभी पैसे ले लेते हैं, तो वो चीज़ें। नेक्स्ट इज, आप इसको एज अ कंपैरिजन भी समझ सकते हो, वो तो ऊपर अलग अलग हमने डेफिनेशन में समझा दिया, यहाँ पर एज अ कंपैरिजन भी समझ सकते हो। फर्स्ट कंपैरिजन से फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट आर लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव्स, ये एग्जांपल था जो हमने लास्ट पॉइंट आपको बताया। और इसी के काउंटर में अगर इनफॉर्मल सोर्स में आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर कह रहा है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। फॉर्मल सोर्सेज से second point says functioning of formal source of credit is governed by RBI. The interest rate and money lending details are periodically checked by RBI. जितना RBI ने कहा होगा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बैंक नहीं ले सकते हैं, और RBI पूरी तरह से गवर्न करती है या सुपरवाइज करती है इन सारे प्रोसेस को और इनकी फंक्शनिंग को। इसी के काउंटर में सेकंड पॉइंट कह रहा है कि देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज और चेक द क्रेडिट एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय इनफॉर्मल सोर्सेज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनफॉर्मल सोर्स क्रेडिट सोर्सेज को ऑर्गेनाइज करती हो या गवर्न करती हो या सुपरवाइज करती हो। थर्ड पॉइंट सेज इनफॉर्मल सोर्सेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉमन एंड फिक्स्ड फॉर ऑल फॉर्मल सोर्सेज एंड बोरोवर्स। ऐसा नहीं है कि कोई जान पहचान का मिल गया तो उससे कम इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोई दूर का नहीं जान पहचान वाला है तो उससे हम ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो है उसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा सभी के लिए। जबकि थर्ड पॉइंट इनफॉर्मल सोर्सेज का इसी के काउंटर में कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ मनी लेंडर्स। कितना इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, कितना उधार पर ब्याज लगेगा, ये तय करने वाला जो पैसे दे रहा है वही तय करता था। अगर जान पहचान का है तो कम पैसे या कम इंटरेस्ट रेट, और अगर जान पहचान का नहीं है, लड़ाई वगैरह रहती है या दूर का है तो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। तो ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है जो चीज़ें सही नहीं हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। फोर्थ पॉइंट सेज इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नीड्स टू सेटिस्फाई ऑल द टर्म्स ऑफ क्रेडिट बिफोर क्रेडिट एक्टिविटीज़। आपको पेपर वर्क पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा और जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी नीड्स हैं टू फुलफिल द क्राइटेरिया, वो सभी आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तभी आपको लोन मिलेगा फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से। जिसकी वजह से भी बहुत सारे छोटे किसान जो हैं बैंक जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इतने सारे पेपर वर्क देख के पहले ही घबराहट होने लगती है। इसीलिए वो डिपेंड रहते हैं किस पे, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट इसमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है पेपर वर्क का, नियम व शर्तों का। आप सीधे जाओ, पैसे मांगो, आपकी गुडविल पे होगा, मनी लेंडर के मन पे होगा, तो वो पैसे इजीली दे देगा और आपसे कहीं एक दो जगह पे अंगूठे वगैरह लगवा लेगा कि हाँ आपने ये इंटरेस्ट रेट पे या आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे पैसे वापस करने हैं। लास्ट पॉइंट सेज इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट दे प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। सस्ता इंटरेस्ट रेट रखता है जिसकी वजह से लोन लेना आसान होता है। अफोर्डेबल का मतलब इजीली मिल भी जाता है अगर आपके पास सारे पेपर्स हैं। फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल बोरोवर्स इंटरेस्ट, और ये दोनों ही शहरी और ग्रामीण उधार लेने वालों के हित में, बोरोवर्स के हित में रहते हैं। इसी के काउंटर में लास्ट पॉइंट कह रहा है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में दे जनरली चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, इंडिया में जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं आप एज अ परसेंटेज देख सकते हो कि 52% लोग जो है वो कोऑपरेटिव या कमर्शियल बैंक से क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि 8% लोग जो है वो गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्मल सोर्सेज ले रहे हैं। यानी कि लगभग 60% लोग जो है वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से क्रेडिट ले रहे हैं। कब? 2010 में।
ये कंडीशन और इम्प्रूव हुई है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। आज 2020 में ये कंडीशन और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा हम देख सकते हैं 2% सोर्सेज स्पेसिफाई नहीं हैं, 5% सोर्सेज अदर हैं एंड 4% सोर्सेज अगेन रिलेटिव या फ्रेंड से लिया जा रहा है, 6% लैंडलॉर्ड से लिया जा रहा है, 5% ट्रेडर से लिया जा रहा है, 18% एग्रीकल्चरल मनी लेंडर से लिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कंपैरिजन तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट काफ़ी कम हो गए हैं। तो यही इसी के लिए प्रयास किया जा रहा है और गवर्नमेंट जो है लगातार कोशिश कर रही है कि जो रूरल रिमोट एरियाज़ भी हैं वहाँ पर भी फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ये सब पॉसिबल है बाय द मीन्स ऑफ एजुकेशन। जितना ज़्यादा एजुकेटेड लोग होंगे उतनी ईजिली वो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के बेनिफिट्स को समझेंगे और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से क्रेडिट लेने में पीछे हटेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो जाता है टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवाइज करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।